मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूं, मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि आज युवा दिवस है और युवा दिवस में सक्सेसफुल युवाओं का दिवस है आज। इसी कड़ी में मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूँ हिमांशु गुप्ता जी से, जो कि मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, क्योंकि कम उम्र में हैं और सक्सेस को पाना है, कामयाब होना, ये बड़ी बात है। अपने दादाजी का और अपने पिताजी के जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाना। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो दादा दादी होते हैं, परिवार होता है, हमारे फ्यूचर के लिए चिंतित होता है। जो हमारे माँ बापों ने कमाया, जो हमारे माँ बापों ने हमारे लिए सब कुछ इकट्ठा करके दिया, क्या वाकई हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, ये हमारे परिवार, हमारे माता पिता को हर समय चिंतित करता रहता है। लेकिन आज मैं जिससे मिलाना जा रहा हूँ आपको, मेरे बराबर में बैठे हैं हिमांशु जी, उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया है और जो उनकी सोच थी, जो परिवार, जो पापा उनके जो पापा ने उनको सौंपा, उसके बावजूद भी उनसे आगे कई गुना आगे बढ़ाया। ये सारी बातें हमारी उनसे होंगी और मैं अब उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ क्या कहना है उस कामयाबी के ऊपर, क्योंकि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कामयाबी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष किया और संघर्ष भी ऐसा किया कि आज हिमांशु अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं हमारे नगर में। और मैं अब उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ, उनसे बातें करेंगे हम कि ये जो कामयाबी का राज है, ये जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है इस कम उम्र में, उसका क्या राज है और क्या अपने युवाओं को वो बताना चाहते हैं, किस तरीके से उनको जीवन जीना चाहिए, ये युवाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए अब मैं उन्हीं के पास आपको लेके चलता हूँ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में हिमांशु भाई आपका स्वागत व खैर मकदम करता हूँ। अब हम ये जानेंगे कि हिमांशु गुप्ता का बचपन का जीवन कैसा रहा था कि वाकई के इस तरीके से सौम्य और स्वभाव के थे या थोड़े चंचल थे हिमांशु? सबसे पहले तो मैं नाजिम भाई साहब आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे पास यहाँ आए हैं और मुझे इस लायक समझा है। हालांकि मैं इस लायक हूँ नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को फिर भी मान लेता हूँ। और आपने पूछा है कि मेरे बचपन का जीवन कैसा रहा, तो बचपन का जीवन के बारे में मैं स्टार्ट करूँ। नॉर्मली जैसी लाइफ होती है एक साधारण बच्चे की तरह ही जीवन मैंने जिया है। अपने जहांगीराबाद में ही मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं से ही मेरी पढ़ाई हुई है। जनता इंटर कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है 12th। 2005 में मैंने 10th किया था, 2007 में मैंने 12th किया था, 2010 में फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया IP कॉलेज बुलंदशहर में। 2010 में मैंने BCom फाइनल किया और सिलसिलेवार 2012 में मैंने MCom किया। इसके बाद कॉलेज के बाद फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि शायद कुछ और भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अभी रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर ही लॉ कंप्लीट किया है। मुझे ऐसा लगा कि लॉ को पढ़ने के बाद मेरी अपनी शैक्षिक योग्यता में प्रखर होऊंगा मैं, और मैं उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करूँगा जो लॉ के अंदर सिखाई जाती है। तो बस यही बचपन की चीज़ें रही हैं, कोई ज़्यादा विशेष नहीं। नॉर्मल बच्चे की तरह ही हम यहाँ जिए हैं, बड़े प्यार से लोगों का, जैसे सब लोग जीते हैं। अपने यहाँ का माहौल हमें अच्छा लगता है ये जहांगीर। अच्छा, हमने ये भी देखा है हिमांशु भाई, आपके पिताजी उमेश कुमार वार्ष्णेय जी, हमने आपकी एक एल्बम भी देखी थी। उस एल्बम में हमने देखा था आप बड़े जो राजनेता थे उनके साथ यूनिफॉर्म में ही, जैसे स्कूल से आए कि पापा जी आए, आपके घर पर उनका आना होता था, हम देखते थे राजनीतिक लोगों का, आप उनके साथ बैठना, आप उनके साथ फोटोग्राफी कराना। तो क्या बचपन में ऐसा था कि राजनीतिक की ओर मुझे जाना है, ऐसा भी कुछ था? मैं आपको बताऊं कि मेरे अंदर जो ब्लड है वो मेरे परदादा, दादा, पिताजी और अब मैं, मेरे परदादा जी संघी व्यक्ति थे। और जिस परिवार में संघ से जुड़ी हुई इतनी पुरानी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं।
तो संघ से रहने के साथ साथ परदादा फिर दादा अब मेरे पिताजी, संघ के साथ साथ राजनीतिक कैरियर में पापा जी स्टार्ट से ही भाग लेते हुए आए हैं। घर में जो माहौल मैंने देखा है वो शुरू से ही बहुत छोटेपन से राजनीतिक परिवारों के जितने भी नेतागण हैं वो सब आते रहे हैं, जाते रहे हैं। उनसे मिलने का मौका मिला। जब पता लगता है कि कोई आज राजनीति से कोई राजनेता घर पर आ रहे हैं तो उनसे कुछ सीखने को मिले। शुरू से ही रहा है कि उनके पास जाकर उनके पास बैठें, उनकी विचारधाराएं लें, क्योंकि राजनेता एक ऐसे होते हैं जो देश को चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन को चलाते हैं, तो उनसे कुछ इस चीज़ में हमें मदद मिले और उनकी अच्छी भावनाओं को हम सीखें। अच्छा, हम देखते हैं कि पापा का आपका बड़ा एम्पायर है और बिजनेस है, पेपाल एंड कंपनी, फिर उमेश कुमार एंड कंपनी को आपने चला रहे हैं। पापा के बिजनेस को आपने शिखर पर पहुंचाया है। हम देख रहे हैं कि निरंतर दोनों ही पेट्रोल पंप हों या उसके अलावा भी जो आप कर रहे हैं उसमें आप निरंतर आगे की ओर जा रहे हैं। ये क्या सोच है? क्योंकि एक पिता जो चिंतित रहता है बिजनेस के लिए, जो वो अपने बच्चों के लिए खड़ा करता है, उसको आपने आगे बढ़ाया है, उस पर क्या कहें? वैसे तो इस विषय पर मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा, यदि मैं कम शब्दों में कहूँ तो समय से किसी कार्य को करना उसके सक्सेस की चाबी होती है। यदि हम समय से किसी भी कार्य को करते हैं, मैं ही नहीं, जो भी निरंतर कार्य करते हैं अपने समय से पूरा करते हैं, वो निरंतर वो अपने आप ही ऊपर वाला और लोगों का प्यार वो समय से उनको मिलता है। बाकी रही बात निरंतर अपने व्यापार को ऊपर पहुंचाने की, तो इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है। मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अकेले इसको कर रहा हूँ, नहीं। हमारा पूरी टीम है जिसमें मेरे पिताजी हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी है और मेरे छोटे भाई की पत्नी भी है और मेरा सारा परिवार रूपी स्टाफ। कोई भी व्यक्ति अकेला किसी भी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता, ये मेरा अपना मानना है। जब तक सभी लोग घर परिवार के उसका साथ ना दें, सभी लोग जिनको जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं वो बखूबी उनको पूरा करते हैं और निरंतर लोगों की सेवा जिस भी रूप में की जा सकती है वो की जाती है और समय पर पूरा किया जाता है कार्य को, और किसी की कोई शिकायत रूपी समस्या है उसको तत्काल रूप से निपटाया जाता है। अच्छा, अभी आपने कर्मचारी और अपनी टीम की बात करी, हमने देखा है और हमने सुना भी है, हमने कर्मचारियों से भी बात की है आपके, आप उनके फ्यूचर के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी आपने पूछा इससे पहले कि आप निरंतर प्रगति की ओर पर हैं, तो मैंने आपको बताया प्रगति अकेले से नहीं होती है। मेरे स्टाफ रूपी जो भी मेरा परिवार है, बगैर इनके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बारी इनको जो मेरे यहाँ कार्य कर रहे हैं सभी कर्मचारी, इनको ये लग जाए कि हम जिस परिवार में कार्य कर रहे हैं और मेरा फ्यूचर और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, तो ये तन मन धन से फिर काम करते हैं, पूरी लगन से करते हैं। कस्टमर को भगवान समझते हैं, जो हम सिखाया जाता है हमें। और मैं इनकी तरफ छोटी छोटी बातों से लेकर ध्यान देता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं कहूँगा आपसे। तो इनकी सभी चीज़ों को ध्यान में मैं रखता हूँ और ये मेरे कस्टमरों का ध्यान रखते हैं। तो मैं कुछ फ्री में नहीं कर रहा हूँ, सही पूछो तो ये मेरे कस्टमरों का ध्यान रख रहे हैं, मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा विशेष कार्य नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। हमने देखा भी है कि आपके नायरा पेट्रोल पंप पर महिला सशक्तिकरण को आपने आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने उनको कर्मचारी बेस पर काम करा है। तो ये सोच कहाँ से आई? क्योंकि हम जनपद में जाते हैं, हमें कहीं महिला कर्मचारी पेट्रोल पर नहीं मिलती, लेकिन आपकी ये सोच, क्या कहेंगे इस सोच? इस पर मैं अपने व्यक्तिगत व्यूज़ रखूँगा कि मेरा ननिहाल साउथ में है और साउथ में मैं जाता हूँ और वहाँ पे जब देखता हूँ तो वहाँ पर महिलाओं का व्यापार में
या किसी भी कार्य को जो पुरुष करते हैं उसमें ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। मैंने देखा है कि हिस्सेदारी ज़्यादा रहती है। तो मैंने ही देखा कि हम क्यों पीछे हैं उत्तर प्रदेश में। जब साउथ में महिलाएं आगे आके बढ़ रही हैं तो हम क्यों नहीं हैं। हम भी अपने क्षेत्र में ऐसा क्यों ना काम करें जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही काम मिले और उनको आगे लाया जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी से स्टार्ट किया कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने पेट्रोल पंप पर महिलाओं के लिए जो है बुलाता हूँ और उनको आगे लाकर समाज में एक अच्छा और मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग महिलाओं को आगे लाकर और इनको भी आगे बढ़ाएं। हिमांशु जी का कहना है कि महिलाएं जितनी आत्मनिर्भर हमारी बनेंगी उतना हमारा देश सशक्तिकरण होगा। इसी कड़ी में आपने अपने पेट्रोल पंप पर उनको रखा। यस। और एक नौकरियां भी दी उनके, क्योंकि रोजगार भी उनको मिल रहा है इसी बहाने से। अच्छा, अब हम ये क्या पूछना चाहते हैं कि हम देखते भी हैं आपको अनेकों धार्मिक कार्यक्रम, दोनों समुदाय किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आप बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो क्या धर्म के प्रति भी और आस्था के प्रति भी आपका ज़्यादा रहते हैं? मेरा परिवार फिर वो मैं विश्वास रखता हूँ। हाँ, मेरा परिवार शुरू से ही ईश्वरवादी परिवार रहा है और मेरे अंदर जो भी संस्कार हैं वो मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए हैं। मेरी माता एक साउथ से हैं और साउथ में भी तिरुपति बालाजी से हैं। वहाँ पर विशेष पूजाओं का प्रचलन है। ऐसे घर में मैंने जन्म लिया है तो मेरे अंदर भी मेरी माँ के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा दी हुई ईश्वरवादी चीज़ों का समागम है, जिसको मैं समय समय पर आने पर जो भी मुझसे हो सकता है, हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, भगवान मुझसे अच्छे कार्यों में मुझे मौका दे और मैं उसको पूरा करूँ, यही मेरा उद्देश्य रहता है। हम हिमांशु जी देखते हैं युवाओं के अंदर दो तरह की बातें होती हैं, अच्छी बात और बुरी बात। हमें कौन सी बात रखनी चाहिए? अच्छी बात रखनी चाहिए, बुरी बातों को अपने पास रखना चाहिए? मेरा अपना मानना इसमें ये है कि दोनों ही बातों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अच्छी बातों को ही करते रहेंगे तो बुरी बातों का पता कैसे लगेगा। कभी हमारे अंदर कोई बुरी बातें हैं या बुरी आदतें हैं और कोई व्यक्ति हमसे वो बुरी आदतों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा मुझ में क्या बुरी आदतें हैं। तो चर्चा हमेशा हमें अच्छी और बुरी आदतों के बारे में दोनों पर ही करनी चाहिए, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि हमारी बुरी आदतें क्या हैं जिसको हम समय रहते दूर कर सकें, और हमारी अच्छी आदतें क्या हैं जिससे लोगों को हम बता सकें और ज़्यादा से ज़्यादा और लोग भी करें उस चीज़ को। अच्छा, अब हम पूछेंगे आपसे कि हमने देखा है कि आप कुछ समय समय पर नया करते रहते हैं। ऐसा क्या अब नया होने वाला है जिससे कि हिमांशु जी को हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, बधाई दें आगे के लिए? ऐसा क्या नया? चीज़ें चल रही हैं और समय आने पर अपने आप ही मैं बताऊंगा चीज़ें क्या क्या चल रही हैं। अभी उनमें थोड़ा थोड़ा समय है और समय आने पर पूरा मैं बताऊंगा। अभी हिमांशु जी बता रहे हैं कि कुछ सीक्रेट प्लान हैं जो कि बने हुए हैं और समय रहने पर उनको ओपन भी किया जाएगा, उनको सबको बताया भी जाएगा और सबके साथ साझा भी किया जाएगा, ये कहना है हिमांशु जी का। अच्छा, हम देखते हैं कि आप सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। हमने देखा है कहीं कहीं और महसूस भी करते हैं, लोग कहते हैं यार हिमांशु तो कम बोलता है। किसी अब पार्टी गैदरिंग में जाते हैं या कहीं हमारी मुलाकात भी होती है तो वहाँ लोग कहते हैं यार हिमांशु कम बोलता है। तो ऐसा क्यों? कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग खूबी होती है वैसे तो भाई साहब, और मेरा अपना मानना ये है कि जितना बोला जाए वो बहुत अच्छा बोला जाए, जिससे सुनने वालों को ये लगे कि यार जो बात कही जा रही है वो लॉजिकल है। मैं ज़्यादा बोलूँ और उसमें चीज़ें मेरी उल्टी सीधी दिखाई दें तो मैं नहीं चाहता कि उन चीज़ों को ज़्यादा बोलकर प्रदर्शित किया जाए। अच्छा बोलिए, समय से बोलिए, सीमित बोलिए, तो ये है मेरा मानना। बता रहे हैं कि बात जो सही जगह पर सही तरीके से कही जाएगी वो सभी को पसंद आएगी। आप अननेसेसरी बोलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम क्या आप क्या
अन्य लोग भी हमको ये कहते रहेंगे कि शायद ज़्यादा बोलता है। अच्छा, हम देखते हैं कि बिजनेस में रिस्क होता है और हिमांशु रिस्क लेते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिजनेस में रिस्क होता है या नहीं होता? देखिए, व्यापार एक ऐसी चीज़ है, व्यापार का दूसरा नाम ही रिस्क है। जो व्यापारी होते हैं, चाहे किसी भी व्यापार से वो संबंधित हों, हर व्यापार में रिस्क होता है। कहीं थोड़ा होता है, कहीं मध्यम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ऐसे ही उसकी अपनी परिभाषाएं हैं। कम होगा तो कम चीज़ों को आप देख पाएंगे, ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसा आदमी रिस्क ले सकता है, ये उसके ऊपर होता है कि रिस्क हम कितना ले सकते हैं, जिससे हमें जोखिम इतना ना हो कि हम वापस पीछे चले जाएं। तो हर आदमी की अपना होमवर्क होता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। बाकी व्यापार में आपने मुझसे पूछा जोखिम वो होता ही है। अच्छा, जैसे आपका बिजनेस शेड्यूल है, मैं समझता हूँ बिजी शेड्यूल रहता है। हमें भी आप 2-3 दिन के बाद मिले हैं क्योंकि हमने भी आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। नहीं हम ये कह सकते हैं क्योंकि फ़ोन से बात करने के बाद आपने बताया था कि मैं बाहर हूँ किसी बिजनेस के सिलसिले में। तो ये हिमांशु जो बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है, व्यस्त रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, अपने बारे में कितना सोचता है, कितना सोच पाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा ही आदमी हूँ। आपने मुझे शायद इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा बना दिया है। मैं तो एक आम आदमी की तरह जीवन जीता हूँ और आम आदमी की तरह ही अपने विषय पर भी सोचता हूँ। पूरा परिवार है, बैठ कर साथ में भोजन करते हैं, टेबल पर बैठकर आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और कल क्या करना है उस विषय पर बात करते हैं। और अपनी सारी रिलेशन जितनी भी हमारी जो है रिश्तेदारियाँ हैं, सब में आते जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें इसी में ही निकालता हूँ, अपने विषय पर भी सारी चीज़ बता रहे हैं अपने बारे में भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं सबके बारे में सोचूंगा तो अपने बारे में भी मुझे समय मिल ही जाता है। लेकिन अच्छा, हम एक बात और कहेंगे, समय कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। जो हमारे पास समय होता है, जो हमारे पास समय आता है, क्या वाकई हम उस समय को उसी तरीके से जीना चाहिए, समय को निकाल देना चाहिए? इस बारे में क्या कहेंगे, समय के बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस विषय पर अभी मेरे एक अधिकारी आए थे, खुद उस पर भी चर्चा हुई थी। तो ये कहा था कि जीवन में आदमी को जितना भी समय मिलता है उसमें आधा समय तो हमारे सोने में निकल जाता है। रहा आधा समय, उस आधा समय में हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम अपने कार्य को, जो हमें कार्य करने हैं जीवन में, उनको अचीव किया जा सके। मेरा अपना मानना ये है कि 24 घंटे में 8 घंटे सोना चाहिए, 10 घंटे काम करना चाहिए और 6 घंटे गपशप करनी चाहिए अपने यारों में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारियों में। सारी चीज़ का बैलेंसिंग होनी चाहिए, तब जाके किसी भी गोल को हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, आपने दोस्ती की ही बात करी तो मैं समझता हूँ कि हर किसी के लाइफ में एक दोस्त होता है, पार्टनर होता है। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में आप कहेंगे कि वाकई ये मेरे लिए 100% दोस्त है? नहीं, मेरे कम दोस्त हैं वैसे तो, और जितने दोस्त हैं वो सारे ही ऐसे हैं जैसे एक का नाम कोई नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे ऐसे दोस्त हैं कि मेरे परिवार रूपी हैं, जिसमें एक आप भी हैं। मैं आपको कभी याद करूं तो आप तुरंत आते हैं, तो मेरे आप बड़े तो हैं ही, साथ में दोस्त भी हैं। हिमांशु भाई बड़ी बातों को छोटी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों का नाम शायद हमने चाहा कि वो ले दें, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सभी मेरे दोस्त हैं जो मेरे पास बैठते हैं, मेरे साथ आते हैं, जो मेरे सभी शुभचिंतक हैं, जिनके बारे में मैं भी सोचता हूँ वो मेरे बारे में भी सोचते हैं। अच्छा, हमेशा खुश रहने का राज का, क्योंकि स्माइलिंग बड़ी प्यारी है आपकी और मैं समझता हूँ कि सब देखते हैं और बड़े खुश रहते हैं आप, क्या राज है ये? इसमें तो मेरा कोई राज नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ईश्वरीय कृपा, अपने सभी लोगों का प्यार और ऊपर वाले की जो है कृपा, बस यही कहूँगा मैं सभी को। बल्कि सभी को खुश रहना चाहिए। जीवन में सारी चीज़ तो आती जाती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, और सभी चीज़ें होती हैं जीवन में। सुख भी होता है, दुख भी होता है। मेरे जीवन में भी बहुत दुख हैं, आए थे, और सुख भी रहे हैं, दुख भी रहे हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ आपका लाइफ है, और हम जितने हंसते खेलते रहेंगे उसको उतनी जल्दी पार कर लेंगे, ये मेरा अपना मानना है। हिमांशु भाई का कहना है कि जो सामने वाला मेरा अगर व्यक्ति है, भाई है, दोस्त है, जो भी है, अगर वो खुश है तो मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूँ
और मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से उसको जहां तक भी खुश हो सके वो हो। ये कहना है हिमांशु जी का। हिमांशु भाई हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आपको देख पा रहे हैं और युवा भी आपको देख पा रहे हैं। उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो अपने अभी भविष्य को तलाश कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि बिजनेस की उस शिखर पर आप हैं इस समय जहां से आपको वो देख पा रहे हैं, आपको वो सुन पा रहे हैं। क्या टिप्स देना चाहते हैं बिजनेस के बारे में और क्या कहना चाहते हैं उनसे उनके फ्यूचर के बारे में? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना लाइफ स्टाइल है और आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं लोगों को भी बताऊं कि मैंने क्या कैसे कैसे किया, तो उसमें कुछ ज़्यादा मैं अपनी तारीफ़ करूं या कुछ करूं ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल व्यक्ति की तरह समय से अपने कार्य को, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, पूरा किया जाए और अपने गोलों को निश्चित किया जाए कि हमें कब तक क्या करना है और उसके पीछे लगा जाए कि हम उस चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं। बस उस पर निरंतर हम अपनी एक्सरसाइज और होमवर्क करते रहें। यदि हमारी एक्सरसाइज और होमवर्क समय समय पर पूरा होता रहेगा तो मेरा अपना मानना ये है कि हम उस गोल को अचीव कर ही लेते हैं। बस यही चीज़ है इस विषय पर। हमारा कार्यक्रम, हमारे सारे सवाल भी हो चुके हैं हिमांशु जी से। हिमांशु भाई, हमारे सारे सवाल तो हो चुके हैं। अब कुछ और विशेष कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हमारा कार्यक्रम भी अंत की ओर है और मैं फिर पुनः कहूँगा कि आपको बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे पास भी फ़ोन आए थे कि आप जब कामयाबी की बात कर रहे हैं तो हिमांशु से क्यों नहीं करते। हमने इसी बीच आपसे कांटेक्ट करना शुरू करा और आज समय मिला, क्योंकि आज एक अच्छा दिवस भी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितने आपके व्यूवर्स हैं और आप एक सबसे अच्छा काम तो ये करते हैं नाजिम भाई साहब कि आप अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये भी मैं एक मानता हूं कि ऊपर वाले की आप पर बहुत बड़ी नियत और आपके ऊपर उनका विश्वास है कि आप जैसे व्यक्ति को ढूंढा कि अच्छी बातों को समाज में फैलाया जाए। मैं आपके व्यूवर्स और अपने सारे सभी प्यारे भाइयों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्ते करूँगा और यही कहूँगा, हम अपने समाज के लिए पहले सोचें। जब समाज के लिए हम सोचेंगे, कोई अच्छी चीज़ करेंगे, तो उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हित होता है। ज़्यादा सोच लेते हैं और कुछ चीज़ें ऐसे कर जाते हैं जो सामाजिक स्थिति में ठीक नहीं रहती हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि समाज के लिए कार्य किया जाए, सामाजिक लोगों से जुड़ा रहें और सामाजिक लोगों की बातों को मानते रहें। यही मेरा अपना जो है सभी लोगों को हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना है। चलिए, तो हम अब इसी कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे दर्शक चैनल को सब्सक्राइब लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हिमांशु, जिनसे हम बात कर रहे थे अभी, हिमांशु गुप्ता जी से, उमेश कुमार एंड कंपनी के, मैं समझता हूँ उमेश पेट्रोल पंप वालों के नाम से ज़्यादा जानते हैं आप सब लोग, उनके सपुत्र हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारी और हिमांशु जी की जो भविष्य की आज बातें हुई हैं वो सभी तक पहुँच सके। चलिए, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार एंड खुदा।